हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका पेडागोजी का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और हमने पेडागोजी की सीरीज़ में ये आज तीसरी क्लास है जो हम आज लेने वाले हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। तो पेडागोजी की इस सीरीज़ को हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी टॉपिक है हमारा। इसे हमें समझना है कि पर्सनैलिटी टॉपिक हमें क्या बताना चाहता है। देखिए जी, पर्सनैलिटी आपने देखी होगी, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है। बिल्कुल सही बात है ये। और आपने देखा होगा हम जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनसे प्रभावित बड़े जल्दी हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सनी देओल, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इनसे हम प्रभावित हो जाते हैं बड़े जल्दी। अक्षय कुमार, ये जो हम मूवी देखते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे कि आखिर पर्सनैलिटी होता क्या है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सभी पर्सनैलिटियाँ अलग हैं अपने आप में, तो देखते हैं कि कैसे अलग हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने पर्सनैलिटी को लेकर क्या बात कही है वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पर्सनैलिटी के बारे में बात करें हम। पर्सनैलिटी जो वर्ड है हमारा पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकाब, मास्क, जिसे नाटक करते समय पहना जाता है। जो पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जी? वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय तो लगती है, किसी को अप्रिय लगती है। बिल्कुल ठीक बात है जी। मतलब कोई बात किसी को प्रिय लग जाती है तो कोई बात किसी को अप्रिय लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सामने वाले के व्यवहार को निर्धारित करता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? वुडवर्थ ने कही ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने क्या कहा? गिलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? बहुत सारे गुण है एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उन्हीं के समन्वित रूप, गुणों के रूप को क्या कहते हैं? हम व्यक्तित्व कहते हैं। गिलफोर्ड ने ये बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट, आरबी कैटल एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। हाँ जी, किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा तो वो क्या कहा जाएगा? व्यक्तित्व कहा जाएगा। ऐसा आरबी कैटल ने कहा। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, अब व्यक्तित्व से रिलेटेड ये तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब यूं देखते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। व्यक्तित्व क्या कहता है कि ये यूनिक होता है और विशिष्ट है, स्पेसिफिक। बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में उसकी व्यक्तित्व बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा, ये आपके तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, इन तीनों का समावेश है। ये वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है, और इसे हम सीखकर या अनुभवों द्वारा अर्जित करते हैं। तो ये कुछ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, ये भी हमें याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये पता करना है। तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, सामाजिक भी प्रभावित करता है, परिवार भी प्रभावित करता है, संस्कृति भी, विद्यालय भी, मानसिक भी और शारीरिक भी। ये क्या है? वे पक्ष हैं जो एक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात आती है जी व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हम, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है। तो व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत बताए गए हैं ये 3 टाइप से बताए गए जी। 1, 2 और 3, ये 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला क्या है आपका? नंबर 1 टाइप अप्रोच कहा जाता है, प्रकार सिद्धांत। नंबर 2 किसे कहा जाता है? ट्रेट अप्रोच, शील गुण सिद्धांत। और नंबर 3 किसे कहते हैं? एनालिटिक अप्रोच। नंबर 3 क्या है? एनालिटिक अप्रोच, विश्लेषणवादी सिद्धांत। और मैंने नीचे इनके मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं जो प्रकार सिद्धांत से संबंधित कौन कौन है? हिप्पोक्रेटस, सेल्डन,
क्रेस्मर और यूंग, ये जो है आपके प्रकार सिद्धांत टाइप अप्रोच से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। ऐसे ही शील गुण से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है, तो कैटल है और आलपोर्ट, ये दोनों हमारे शील गुण से संबंधित है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि एनालिटिक विश्लेषणवादी सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है, तो सिगमंड फ्रायड और एडलर, ये संबंधित है। तो ये मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की है। चलिए अब इन जो मनोवैज्ञानिक है इनके बारे में इन्होंने क्या बताया है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है, कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने शुरुआत करी किससे, सिगमंड फ्रायड से, यानी कि देखिए आप सिगमंड फ्रायड किस सिद्धांत से संबंधित है, एनालिटिक अप्रोच। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिगमंड फ्रायड किस व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो विश्लेषणवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। तो सिगमंड फ्रायड ने को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिटिक। हाँ जी, फादर ऑफ साइको एनालिटिक किन्हें कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अब इन्होंने 3 टाइप के पर्सनैलिटी को डिवाइड करा है, एक कहा इद, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 हिस्से बताए उन्होंने। इद क्या होता है, इद मतलब इद जो है आपका वो क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा, उसे हमने क्या कहा, इद। और ये इन इच्छाओं को पूरा करते हुए गलत काम भी कर सकता है। इसे अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि वो गलत है या सही। इद ये वो आपका सिगमंड फ्रायड का जो सबसे मेन पॉइंट है आपका, उनमें से एक हमने क्या कहा, इद। और जो इद है आपका वो क्या है, पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ठीक है, इद। चलिए और देखते हैं, ईगो को रहने देते हैं, पहले सुपर ईगो को देखते हैं। तो सुपर ईगो प्रा अहम, तो इस टाइप का जो सुपर ईगो टाइप का जो व्यक्ति होगा, जिसके अंदर सुपर ईगो होगा, वो क्या होगा, वो वैल्यूज को इंपॉर्टेंट देगा, ठीक है जी। वो गलत है तो गलत, जो चीज गलत है तो गलत है, ठीक है जी। वैल्यूज को इंपॉर्टेंट देगा, ऑनेस्टी, ट्रूथ, इन चीजों को ज्यादा वैल्यू देगा सुपर ईगो इस पर। देखिए जी 2 पॉइंट है, एक सुपर ईगो और एक इद। सुपर ईगो काम करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और सुपर ईगो अपनी इच्छाओं पर नहीं, अपनी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देगा, उसके लिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चाहे उसको इच्छाएं मारनी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर ईगो और इद में ये बात है। अच्छा, एक ह्यूमन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ईगो अहम, ये रियलिटी पर काम करता है, रियलिटी जो वास्तविकता है उस पर काम करेगा, और ये इद और सुपर ईगो को बैलेंस करने की पर्सनैलिटी रखता है, ठीक है जी। आज ज्यादातर हम देखते हैं कि कई होते हैं ऐसे जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं अपने वैल्यूज के लिए अपने मन को भी मार लेते हैं, इच्छाओं को मार देते हैं, और कुछ होते हैं बैलेंस करके रखते हैं, ईगो अहम, जो बैलेंस करके रखते हैं चीजों को, ठीक है जी। तो ऐसी पर्सनैलिटी को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी को हम क्या कहेंगे, ईगो कहेंगे। और ये ओवरऑल हमें यही चीज देखने को मिलती है कि हम ज्यादातर जो ह्यूमन नेचर है उसे बैलेंस देखते हैं, ना ज्यादा गलत करेगा ना ज्यादा सही करेगा, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। अप्रोक्सीमेट तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा ही करते हैं। चलिए, तो ये सिगमंड फ्रायड ने ये बातें बताई, इद, ईगो, सुपर ईगो। तो ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए, किन के दिए हुए, सिगमंड फ्रायड के, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिटिक कहा जाता है, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर पॉइंट आता है हमारा, एक सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी में कहा, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करा। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए जी, एक होता है आपका डैनियल। डैनियल में क्या होता है कि मतलब व्यक्ति रियलिटी पर मानने को तैयार नहीं है, ठीक है जी, रियलिटी मानने को तैयार नहीं होता डैनियल, उसे उन्होंने डैनियल पॉइंट दिया।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे दूसरों में ढूंढना, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे दूसरों में ढूंढने की कोशिश करना, डिस्प्लेसमेंट कहा जी इन्होंने। फैंटेसी क्या हुआ है? जागते हुए आंखों से सपने देखना, उसे फैंटेसी। रिप्रेशन क्या होता है? अपनी इच्छाओं को मार देना। होता है जी ऐसा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो अब BMW है, अब खरीदने का मन तो बहुत है, लेकिन पैसे Alto 800 के ही हैं हमारे पास, तो हमने क्या करा, अपनी इच्छाओं को मार लिया, तो रिप्रेशन। फैंटेसी जागती हुई आंखों से सपने देखना, बात ठीक है जी, जागती हुई आंखों से हम सपने देखते ही हैं। ठीक है जी, पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाएंगे विचारों में, जागती हुई आंखों से देख रहे हैं वो हम, जो कि सच नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जी। आगे वर्ड आता है रिप्रेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। फेमस चीजों के साथ अपने आप को जोड़ के देखना कि मैं उस जैसा दिखता हूं क्या, मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूं क्या, मैं अमिताभ बच्चन जैसा दिखता हूं क्या। ठीक है जी, फेमस पर्सनैलिटियों के साथ अपने आप को जोड़ना, मैं विराट कोहली जैसा दिखता हूं क्या, ऐसा अपने आप को जोड़कर देखना, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन मतलब अपने आप को बंद करके रखना, यानी कि आइसोलेशन का मतलब ये है कि ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, चुपचाप अपने आप को एक कमरे में बंद रखना, ना किसी से ज्यादा बातें करनी, आइसोलेशन। ऐसा भी होता है जी। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब कई चीजें होती हैं, मतलब आप उसमें अच्छा कंफर्टेबल फील करते हो और उसे आप लकी मानते हो कि ऐसा हुआ तो मेरे लिए अच्छा होगा, कि भाई अगर मैंने ब्लू शर्ट पहनी तो मेरा एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमारे अंदर विश्वास आता है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही क्या कहा जाए, डिस्प्लेसमेंट, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे दूसरों में ढूंढना, उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जी हमने। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी किनका दिया हुआ है, सिगमंड फ्रेड का दिया हुआ है, ये बात याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है यूंग। यूंग वैज्ञानिक है जी, आपके मनोवैज्ञानिक है यूंग। और यूंग के बारे में हम बात करें तो हमने क्या कहा, यूंग किस सिद्धांत से संबंधित है जी, टाइप अप्रोच से संबंधित है। और फ्राइड किससे, सिगमंड फ्राइड किससे संबंधित है जी, एनालिटिक अप्रोच। तो एक ये हो गया है जी हमारा एनालिसिस। अब बात है जी टाइप अप्रोच। देखिए जी, टाइप अप्रोच एक्चुअली सबसे पुरानी अप्रोच है, सबसे पुराना तरीका है किसी भी पर्सनैलिटी को जांचने का। और इसमें बेसिकली जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है, सामने वाले की शक्ल हुलिया देख के, उसकी हाव भाव, बॉडी स्ट्रक्चर देख के जज करता है कि ये पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसे क्या कहते हैं, टाइप अप्रोच, प्रकार सिद्धांत। इन्हीं में नाम आता है हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, क्रेसमर और यूंग। तो हम यूंग के बारे में अब पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं इनके बारे में। हाँ जी, तो यूंग ने क्या शब्द दिया, यूंग ने एक तो शब्द दिया अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, और एक क्या कहा, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, और एक क्या कहा, उभयमुखी, एम्बिवर्ट। ठीक है जी, फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जी, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये अकेलापन पसंद करते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी होते हैं मतलब कि जो पुरानी विचारधाराओं को, रीति रिवाजों को ज्यादा अच्छा मानते हो, रूढ़िवादी। ये संकोची होते हैं, संकोच करते हैं, ये मितभाषी, कम बोलने वाले होते हैं, और पढ़ाई में इनकी रुचि बड़ी अच्छी होती है, तो इंट्रोवर्ट कहा उन्हें। ऐसे ही वर्ड क्या आता है जी, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट के बारे में क्या कहा कि ये आशावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, साहसी होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं और कुशल होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा इन्होंने, एक्सट्रोवर्ट बताया है। इसी तरीके से एक वर्ड और आता है हमारे पास, उभयमुखी, एम्बिवर्ट। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिला जुला रूप होते हैं, यानी कि जो एम्बिवर्ट होगा जो कभी कभार इंट्रोवर्ट हो जाता है, तो कभी कभार एक्सट्रोवर्ट, वो परिस्थिति कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं जी, एम्बिवर्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सिद्धांत किनका दिया हुआ है, यूंग का दिया हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से क्रेसमर, क्रेसमर भी क्या है, प्रकार सिद्धांत से संबंधित है जी। अब इन्होंने क्या पॉइंट दिया, पिकनिक,
एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ये चार वर्ड, ये जो चार प्रकार बताए हैं क्रैस्मर ने बताए हैं। पिकनिक क्या होता है? पिकनिक में कहते हैं कि जो जिनका कद छोटा है, भारी शरीर है, गोलाकार है और खुशमिजाज है और ये लोग लोकप्रिय होते हैं। हाँ जी, पिकनिक के बारे में क्या कहा कि ये लोग कद में छोटे, गोल मटोल से होंगे, मोटे से, और खुशमिजाज होते हैं जी, और लोकप्रिय होते हैं। एक दूसरी पर्सनैलिटी बताई एस्थेनिक, इनका कद लंबा होता है, दुबले पतले होते हैं, सामाजिक नहीं होते, लोकप्रिय नहीं होते। मतलब जो दुबले पतले होंगे उनके बारे में क्या कहा कि ये मतलब इनका कद छोटा, कद लंबा होगा, दुबले पतले होंगे, ये लोकप्रिय ज़्यादा नहीं होते, ना ज़्यादा सामाजिक होते और थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। किसके लिए कहा गया ये? एस्थेनिक। दूसरा है एथलेटिक, इनका कद संतुलित होता है, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, ठीक है जी, और ये आशावादी होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और सामाजिक होते हैं। एथलेटिक बताया है जी। डिस्प्लास्टिक क्या बताया? डिस्प्लास्टिक होता है कि जो ये जो तीनों है, ये सारे अगर इन तीनों का मिला जुला रूप देखें तो उनको क्या कह देंगे जी? डिस्प्लास्टिक कह देंगे। क्या कहेंगे उसे? डिस्प्लास्टिक। तो क्रैस्मर ने ये चार प्रकार बताए, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ये बात भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, इसी प्रकार कैटल ने थ्योरी दी। कैटल किससे संबंधित है वो भी देख लेते हैं जी हम। कैटल, हाँ जी, तो कैटल के बारे में क्या पॉइंट था कि जो कैटल है हमारे, देखिए जी कहाँ है ये? ट्रेट अप्रोच, शील गुण, शील गुण क्या? ट्रेट के आधार पर, तो उनमें एक मनोवैज्ञानिक है कैटल। तो इस थ्योरी में क्या कहते हैं वो देखते हैं जी हम। मतलब इस थ्योरी में कैटल क्या कहते हैं देखते हैं जी। हाँ जी, कैटल ने क्या कहा? कैटल ने कहा जी देखिए, शील गुण को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक होता है सतही शील गुण और एक होता है जी आपका मूल शील गुण। सतही शील गुण को क्या कहते हैं? सरफेस ट्रेट, और मूल शील गुण को सोर्स ट्रेट कहा जाता है जी। सतही के बारे में क्या कहते हैं जी? ये दिन प्रतिदिन कार्य, जो कार्य हम दिन प्रतिदिन कर रहे हो उसमें वो चीज झलक जाती है, ठीक है जी। अगर कोई गुस्सेल होगा ना तो उसको काम करते टाइम आप उसके व्यवहार में वो चीज देख लोगे कि ये तो गुस्सेल आदमी गुस्सा करता है ना जी। तो दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिस चीज को हम देख पाए, उसके व्यवहार को देख पाए, तो वो क्या है जी? सरफेस ट्रेट में आएंगे। इन्हें सीधे ऑब्जर्व करा जाए, बिल्कुल आप सीधे इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे प्रसन्नता, तो खुश मिजाज होगा वो अलग दिख जाएगा, तो ठीक आदमी, मस्त आदमी, सही है। प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा, ये गुण अगर किसी में है तो आप उनको सीधे सीधे डायरेक्ट देख पाओगे। अगर ये शील गुण किसी में है तो उनको आप डायरेक्ट देख पाओगे, ठीक है जी। इसी तरीके से सोर्स ट्रेट क्या होता है जी? जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम नहीं देख पाते, जिन्हें हम सीधे नहीं ऑब्जर्व कर पाते। ऐसे गुण कौन से हैं जी? जैसे मित्रता का गुण, वो तो आप किसी को दोस्त बनाओगे तो वो दोस्ती कैसे निभाता है वो तो तब पता चलेगा, एक दिन में थोड़ी दोस्ती पता चल जाती है। तो मित्रता का गुण, निस्वार्थता का गुण, ये निस्वार्थ जो भावना है ये कोई एक ही दिन में थोड़ी ऑब्जर्व हो सकती है जी, वो तो आप डेली बेसिस पे उसको कई दिनों तक उसके साथ रहोगे तब पता चलती है। हाँ जी, तो कैटल कहते हैं कि जो 23 मूल शील गुण होते हैं उनमें से जो 16 गुण है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इनको मापने के लिए क्या बनाया जी? 16 PF। PF क्या होता है जी? पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है जी। तो 16 PF, ये कई बार पेपर में पूछा गया 16 PF किससे रिलेटेड है, तो याद रखना कैटल के मूल सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है जी। तो ये क्या था आज का हमारा? ये हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक था जो हमने आज तैयार करा है, ठीक है जी। तो आज हमने पर्सनैलिटी का टॉपिक तैयार करा है और उससे रिलेटेड थ्योरी हमने देखी है, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।